नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। और एक अहम बात जो हम आपको हर रोज़ सुनाते हैं वो चाँद की तारीख़ से मुताल्लिक़ है। और चाँद की तारीख़ के बारे में हम आपको बताते हैं। आज 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नया कपड़ा पहने उसको चाहिए कि अगर सकत रखता हो तो पुराने कपड़े खैरात कर दिए और नया कपड़ा पहनते वक्त ये कलमात कहे, सब तारीफ़ों का वही अल्लाह सज़ावार है जिसने मुझे ये कपड़ा पहनाया और मेरी बसत और ताकत के बगैर मुझे अता किया। ऐसा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपनी हिमायत और हिफाजत में रखेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक बात रही हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने आपको सुनाई है। लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है, अब हिंदुस्तान में ये नारे लग रहे हैं, मोदी जी जाएंगे अच्छे दिन आएंगे, अमित जी जाएंगे अच्छे दिन आएंगे, और धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान तो चले गए और ऐसा लग रहा है कि तलबा के अच्छे दिन आएंगे। अब दोनों रहे बाकी। तो आपको बता दूं कि अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, बिहार के एक असम्बली हल्के में, मध्य प्रदेश के एक असम्बली हल्के में और गुजरात के एक असम्बली हल्के में, तो आपको बता दूं कि बिहार में ऐसा लगता है कि जो तलबा की बरहमी है, जो तलबा की नाराज़गी है, नौजवानों की यानी जिंजी की मोदी हुकूमत से नाराज़गी है, अमित शाह से नाराज़गी है और चीफ मिनिस्टर बिहार से नाराज़गी है, उसको अवाम ने साफ कर दिया है और प्रशांत किशोर को बांकीपुर से ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है उनकी अपनी पहले मुकाबले में। और आपकी बता दूं कि जन स्वराज जो पार्टी है उसके ये बानी है, उसके ये सरबराह है। और आपने देखा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में इनके कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर जब बांकीपुर से इंतखाबात लड़ते हैं तो उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी मिलती है। हालांकि आपने देखा कि किस तरह मिशनरी का इस्तेमाल किया गया, किस तरह पुलिस का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर को नौजवानों ने कामयाब कर दिया। तकरीबन 16,000 वोटों की अक्सरियत से प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को शिकस्त फाश दे दी। नीरज कुमार को नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि चूंकि बांकीपुर से सदर बीजेपी नितिन नबीन नुमाइंदगी क्या करते थे असेंबली में, और अब उन्हें बीजेपी का कौमी सदर बना दिया गया। और होना तो यह चाहिए था कि वहां से नितिन नबीन का जो उम्मीदवार था, यानी बीजेपी का जो उम्मीदवार था, वो कामयाबी हासिल करता। लेकिन प्रशांत किशोर के मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ऐसा लग रहा है कि बिहार के नौजवानों ने अब मोदी हुकूमत को यह मैसेज दे दिया है कि आप नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बहरहाल प्रशांत किशोर जीत गए हैं बांकीपुर से। और दूसरी अहम बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, दतिया असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की, घनश्याम सिंह। और उनकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के हल्कों में मायूसी पाई जाती है। लेकिन मंजलपुर, आपको बता दूं कि मंजलपुर ये गुजरात का इलाका है, गुजरात का असेंबली हल्का है, वहां से बीजेपी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मकबूलियत में जबरदस्त कमी आई है। और प्रशांत किशोर की कामयाबी बिहार की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट, एक अहम मोड़ साबित होने वाला है। और कैसे साबित होने वाला है, हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास। यकीनन देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। देखिए, आमतौर पे होता ये है ज़िमनी चुनाव में, जब ज़िमनी चुनाव होते हैं किसी भी रियासत में, तो वहाँ पे चूँकि एक असेंबली सीट का या 2 सीटों का इस तरह का मामला होता है, तो हुक्मरान जमात के कैंडिडेट ही वहाँ से जीतते हैं। इसकी बड़ी वजह के हुकूमत का पूरा फोर्स होता है, वहाँ पे पूरी ताकत होती है, पूरा जो है हुकूमत की मशीनरी होती है। और फिर जो है ख़ुद पार्टी के अरकान, चूँकि हुकूमत जो है मतलब सरकार में है, पार्टी इख्तिदार में है, तो उनके पूरे अरकान भी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और फिर जो है जीत हुकूमत की होती है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जो है बिहार के बांकीपुरा में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को
अचानक जो है जीत हासिल हुई। प्रशांत किशोर वहाँ से उम्मीदवार थे बीजेपी के ख़िलाफ़। और देखिए दिलचस्प बात यह है रियाज साहब कि बीजेपी पहली बार बिहार में इक़्तिदार में आई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस हलके से सीट खाली हुई थी वहाँ से बीजेपी ने नवीन जो मतलब एक वहाँ के एमएलए थे उनको बाज़ाब्ता पिक करके मुल्क का बीजेपी का कौमी सदर बनाया। तो एक तो कौमी सदर का हलका ये था, दूसरे जो है बीजेपी की वहाँ इक़्तिदार पहली बार इक़्तिदार में आई है बिहार में बीजेपी, और तीसरे जो है इस तरह के जन स्वराज पार्टी के भी बारे में जो है जैसा कि अभी आपने कहा और जैसा कि सभी जानते हैं कि पार्टी कायम होने के बाद पहली बार बिहार में गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन हुए थे, असम्बली के इंतखाबात जो हालिया दिनों में हुए थे, उन इंतखाबात में जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जी हाँ जी। और पूरी तरीके से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इस पार्टी को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इस पार्टी के बानी प्रशांत किशोर फिर जो है ज़िमनी चुनाव में हिस्सा लेते हैं और भारी अक्सरियत से बीजेपी के उम्मीदवार को जो है शिकस्त फाश से दो चार करते हैं। ये जो है एक बड़ा पैगाम है, बीजेपी के लिए भी एक बड़ा पैगाम है और मरकज़ के लिए भी एक बड़ा पैगाम है, नेता नबीन के लिए भी एक बड़ा पैगाम है कि वहाँ के अवाम ने कैसे बीजेपी को मुस्तरद किया है और कैसे लोग जो है अब तब्दीली चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अच्छे दिनों का जो है माहौल बन रहा है पूरे मुल्क में, वरना तो नफ़रत का इतना माहौल बना दिया था कि एक मायूसी सियाह बादल नज़र आ रहे थे, जहाँ देखो वहाँ पे एक मायूसी का जो है समा था, मायूसी का मौसम था। लोग जो है बेजार आ गए थे नफ़रत की पॉलिटिक्स से। किस तरह की नफ़रत, अजीब व गरीब नफ़रत जो है पैदा कर दी गई थी, अजीब व गरीब जो है मसाइल पैदा कर दिए गए थे, अजीब व गरीब प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे गौरक्षा के नाम पे और जो है मज़हब के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, न जाने मतलब सतही सियासत। मुद्दों से कोई मतलब नहीं था बीजेपी को, नौकरी से कोई मतलब नहीं था, रोज़गार से कोई मतलब नहीं था, तालीम से कोई मतलब नहीं था और आम आदमी की फलाह बहबूद से कोई मतलब नहीं था। बस वो तो ये समझ रहे थे कि हम जहाँ भी जाएंगे मजहबी जो है नारे लगाएंगे, बस हिंदुत्व का नारा लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम का जो है नफ़रत पैदा करेंगे और फिर हम जीत जाएंगे। ये जो है बीजेपी का एक वतीरा बन गया था और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के 12 साल बाद लोग मायूस हो गए थे। ख़ास तौर पे रियाज साहब जब मगरबी बंगाल में बीजेपी जीत के आई थी तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो है एक सन्नाटा सा छा गया था कि आखिर क्या ये मुल्क किस नहज पे चल रहा है, ये इस मुल्क का आखिर जो है अंजाम क्या होगा। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जीडीपी तेज़ी से घट रहा है, मिसगाइड किया जा रहा था लोगों को। अलमिया ये था कि वज़ीर फ़ाइनान्स भी हमेशा ये दावा करती थी कि सब कुछ हरा हरा है, हम जो है विश्व गुरु है हमारे वज़ीर आज़म और हम दुनिया में सबसे बड़ी माशी ताकत बन के उभर रहे हैं। जबकि आज हालात ये हैं कि पूरी दुनिया परेशान है माशी सूरत हाल को लेके। ईरान पे जो जंग मुसल्लत की गई थी अमेरिका की जानिब से, इज़राइल की जानिब से, उस जंग के बाद पहले ही ये बार बार ये कहा जा रहा था कि 2026 का जो साल होगा वो साल जो है एक रिसेशन का साल होगा। ये 2008 में जो रिसेशन आया था उस तरह का रिसेशन 2026 में आएगा, आगाज़ होगा, दस्तक देगा और 2028 तक ये रिसेशन एक हौलनाक जो है शक्ल इख्तियार कर लेगा। यूरोपीय ममालिक कोलैप्स हो जाएंगे, माशी सूरत हाल तबाह हो जाएगी, दुनिया जो है एक जो है एक नए खुतबी निज़ाम की तरफ बढ़ेगी। ऐसी जो है बातों के बीच में, ऐसी सूरत हाल में, ऐसी माशी ख़राबी में, ऐसे जो है मायूस कुन माहौल में बीजेपी जिस तरह के खेल यहाँ पे खेल रही थी, उन खेलों को तबाह करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो इस मुल्क के नौजवानों ने काम किया है। आपने देखा कि हाल ही में जंतर मंतर पे नौजवान तलबा जो है सड़क पे उतरे थे और फिर उसके बाद ऐसा मालूम होता है कि मुल्क के ऊपर एक जो स्याह
बादल जो उमड़ आए थे, एक जो माहौल मायूसी का हो गया था, वो स्याह बादल, मायूसी के बादल छटने लगे हैं। और उसका पहला पैगाम हमको बांकीपुरा से मिला है, जो बिहार का जो है हल्का असम्बली है। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक बांकीपुर का सवाल है, से प्रशांत किशोर ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करके मोदी को, अमित शाह को और बीजेपी कायदीन को शर्मिंदा कर दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हल्का है वो सदर बीजेपी का हल्का था। सदर बीजेपी को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हल्का खाली हुआ, फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसमें प्रशांत किशोर ने शानदार कामयाबी हासिल की। और ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की ये कामयाबी बिहार की सियासत में एक अहम मोड़ साबित होगा। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जनता दल यू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार को रुकने राज्यसभा बनाकर दिल्ली बुला लिया गया है। उसके बाद उनके बेटे जो है वो वज़ीर सेहत बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि बिहार में जनता दल यू जान यानी अपना दम तोड़ती जा रही है। और वहाँ पर अगर इस जनता दल यू की जगह कोई ले सकता है तो वो जन स्वराज पार्टी है और उसे प्रशांत किशोर ने कायम किया है, वो ले सकती है, ये कहा जा रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि प्रशांत किशोर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये इंतखाबी नताइज इशारा दे रहे हैं, आवाम का इशारा है मोदी हुकूमत के लिए कि वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले चीफ मिनिस्टर को बदल दे, वरना रियासत की तरक्की मुतासिर होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये इशारा है हुकूमत के लिए कि आप तालीमी शोबे पर खुसूसी तवज्जो दें और जो करप्शन बढ़ता जा रहा है उसको ख़त्म करें, महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसको ख़त्म करें। ये इसका इस बात का इशारा है। और नौजवान जो में जो बेरोज़गारी पाई जा रही है उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम करें, ये इस बात का इशारा है। तो बहरहाल प्रशांत किशोर ने बिहार की तरक्की का अहद किया है। अब देखना है कि वो क्या करते हैं। वैसे भी प्रशांत किशोर हमेशा दूसरों को कामयाब बनाते आए हैं क्योंकि वो एक इंतखाबी हिकमत साज है। और 2014 में जो बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी उस कामयाबी में प्रशांत किशोर का अहम किरदार रहा है क्योंकि वो बीजेपी के हिकमत साज रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ये तो खबर रही है, लेकिन एक खबर और आ रही है हमारी पड़ोसी रियासत कर्नाटक से। और आपको ये बता दूं कि वो खबर ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने अपनी काबीना में तोसी की है, मजीद 20 वज़रा को शामिल करने का ऐलान किया है। उनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया है जिसमें ज़मीर अहमद खान और रिजवान अरशद भी शामिल हैं। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ज़मीर अहमद खान का सवाल है, ज़मीर अहमद खान कोई मामूली लीडर नहीं है बल्कि इंतहाई सेक्युलर लीडर हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है जो RSS के सरबराह मोहन भागवत, बीजेपी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के वज़ीर दाखिला अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह या फिर बीजेपी का कोई लीडर भी अंजाम नहीं दे सकता। संघ परिवार का लीडर उस बारे में सोच भी नहीं सकता। वो कारनामा यह है कि आपको बता दूं कि जिस असेंबली हल्के की वो नुमाइंदगी करते हैं उसमें चमार जो होता है उस जात के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक चमार पंडित को अपने हाथों से निवाला खिलाया और चमार पंडित ने जब वो निवाला अच्छी तरह चाबा तो कहा कि पंडित जी वो निवाला मुझे दे दीजिए। तो बहरहाल पंडित जी ने वो निवाला उनको दे दिया तो उन्होंने फ़ौरन मुंह में डाल लिया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या बीजेपी का कोई लीडर, RSS का कोई लीडर या संघ परिवार की जैली तंजीमों का कोई लीडर इस तरह की जुर्रत कर सकता है कि वो किसी चमार का झूठा निवाला खा सकता है? सज्जा साहब हरगिज़ नहीं खा सकता। और ज़हीर अहमद खान ने ये खाकर सारे हिंदुस्तान को उख़्वत का पैगाम दिया था, मसावात का पैगाम दिया था और आज ज़मीर अहमद खान को काबीना में शामिल किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है सज्जा साहब। लेकिन एक और खबर आ रही है वो मायूस कुन मैं समझता हूँ कि खबर है सज्जा साहब। और वो खबर ये है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक़ सदर जो है ब्रिजभूषण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने बरी करार दिया है। उनके जो भी जराइम थे उससे बरी करार दिया है, बेकसूर करार दिया है। और आपको ये बता दूं कि इस पर खातून पहलवानों ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पन्नूर ने न सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक़ सदर ब्रिजभूषण सिंह बल्कि उनके एक साथी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए गए थे कम से कम 6 खातून पहलवानों ने कहा था कि उसने इनकी जिनसे हिरासानी की थी। लेकिन आपको बता दूं कि इन पर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, IPC उस वक्त IPC था, बाद में BNS आया, तो इंडियन पैनल कोड की जो दफ़ात है, ख़तरनाक दफ़ात है 354, 354A, 354D और 506 के तहत उनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए गए थे। लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अब प्रोसिक्यूशन के पास एक मौका है कि वो हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर कर सकती है। सजा साहब ये बिल्कुल देखिए
विनेश फोगाट ने रिएक्शन में यही कहा है कि हम नाउम्मीद नहीं हैं। यकीनन ये जो हमारे लिए एक धक्का है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है इस मामले में जो जो भूषण सिंह हैं उनको जो है बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है और उनके सारे कसूरों को जो है मुस्तरद कर दिया। मतलब एक है उनको कसूरवार नहीं करार दिया गया, उनको बेकसूर करार दिया गया है। तो देखिए वो एक ताकतवर रहनुमा है बीजेपी के और यूपी में जो है वो एक बहुत ही बड़ा चेहरा माने जाते हैं बीजेपी का। और फिर जो है इससे पहले आपको याद होगा कि जो है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुआ करते थे और अफसोस का मकाम तो ये है कि बृजभूषण सिंह जो थे वो इन जो खातून पहलवान थे जो गोल्ड मेडल के लिए मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे मेडल हासिल करने के लिए, तो उनको हरास करते थे वो। इनका खुद कहना है, विनेश फोगाट के अलावा और भी कई पहलवान, आपको याद होगा कि जंतर मंतर पे इन्होंने तकरीबन 1 महीने तक एहतजाज किया था, कोई साथ नहीं दिया। फिर इनको जबरन जो है उठा लिया गया था वहाँ से। और अफसोस का मकाम है कि जो है बीजेपी हुकूमत के कान पे जो भी नहीं रह गई थी। देखिए इतना बड़ा अलमिया, ये इसका सबसे बड़ा अलमिया ये था रियाज साहब कि वो लोग इस शख्स के ख़िलाफ़ जिनसी हरासानी का जो है वादा, देखिए जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, जिन लोगों ने जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ ओलंपिक मुकाबलों में शरीक होकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान के लिए मेडल्स हासिल किए, वो ख़वातीन जो है जंतर मंतर पे बैठी हैं और ये कह रही हैं कि बृजभूषण जो है ये हरासमेंट करता है, ये टारगेट करता है, ये ख़वातीन को जिनसी तौर पे हरासा करने की कोशिश करता है, उनको अज़ियतें देता है, उनको परेशान करता है और उनका पीछा भी करता है। ये सारी चीज़ें बोलने के बावजूद जो है पार्लियामेंट की नई इमारत का जो है संग बुनियाद का मौका होता है और उस संग बुनियाद में जिन लोगों को मेहमान ख़ुसूसियत के तौर पे बुलाया जाता है, संग बुनियाद की पूजा की महफ़िल, उस महफ़िल में बृजभूषण भी मोदी के साथ आलती पालती मारे बैठे हैं। अब बताइए कि 1 महीने से पहलवान वहाँ पे जंतर मंतर पे एहतजाज कर रहे हैं और जंतर मंतर से महज आधे किलोमीटर की दूरी पे पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताही जो है मौका है, पूजा का खुसूसी पूजा की जा रही है और इसमें जो है बृजभूषण सिंह मौजूद हैं, बाज़ाब्ता जो है मोदी के साथ वो बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। इससे दिल बर्दाश्ता हो के इन पहलवानों ने अपने मेडल्स गंगा में बहा देने का ऐलान किया था। जी। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की इनको तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन जंतर मंतर पे इनके एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करने के बाद देखिए अलमिया तो ये है कि इन पहलवानों की जो है FIR भी दर्ज नहीं की जा रही थी दिल्ली की पुलिस एक पुलिस स्टेशन में। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी और फिर उसके बाद जब FIR दर्ज हो गई तो उसने कई पहलवान ख़वातीन को जो है धमकियां देके अपना जो है इल्ज़ाम वापस लेने के लिए मजबूर किया तो नाबालिग गया, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी थी। अगर उस लड़की का कंप्लेन वापस नहीं होता तो बृजभूषण सिंह पे पॉक्सो का एक्ट लग सकता था। तो बहरहाल जो है अब विनेश फोगाट ने जो है बाज़ाब्ता बयान देते हुए कहा है कि बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर बनाया गया है हुकूमत पे, हुकूमत की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमें तो तकलीफ हुई है कि खातून पहलवानों की अदालत ने नहीं सुनी, फैसले पे असरअंदाज हुआ गया है। उनका कहना है कि फ़ैसले पे असरअंदाज हुआ गया है। उनका कहना है कि बाइज्जत बरी करना क्या मतलब है और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हम हारने वाले नहीं हैं और हम जो है इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो अब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जो है इस मामले को अपील के लिए उनके वकला जो है पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल जो है बीजेपी में यही तो सवाल आज जो है पवन खेरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कैसी हुकूमत है कि जो है बच्चों पे लाठी चलाती है, पेलेट गन से मारती है और जो है अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है।
इनके सारे MP MLA जो भी मतलब इनके लीडर हैं, ये किसी ना किसी एक बड़े केस में मुलविस पाए जाते हैं। जैसा कि जो है रेप केस है, उन्होंने हवाला दिया, जैसा कि जो है जिनसी हरासानी का मामला है, और इस तरह के हवाले उन्होंने दिए। और उन्होंने कहा कि मंदिरों में चंदा चोरी का इल्ज़ाम भी अगर लग रहा है तो BJP पे लग रहा है, तो फिर ये किस मज़हब की बात करती है? सवाल ये है कि किस मज़हब की बात करती है, किस हिंदू राष्ट्र की बात करती है? क्या इसी हिंदू राष्ट्र के लिए जो है आवाम ने इन्हें वोट दिया था कि मंदिरों में चोरी हो जाए, राम मंदिर में लाखों रुपए गबन कर लिए जाएं, करोड़ों रुपए जो है गायब कर दिए जाएं, नोटों की गड्डियां जेब में डाल के जो है लोग निकल जा रहे हैं मंदिर से, और जो है बृजभूषण जैसे लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है। बहुत सारे सवाल पवन खेड़ा ने उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इन सवालों को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। अमित शाह और मोदी गायब हैं पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देते, हम इन सवालों को उठाते रहेंगे। आपको याद होगा गुज़िश्ता जो है जब धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया था वज़ीर तालीम के ओहदे से और फिर जो है प्रहलाद जोशी को बनाया गया था, तो उस वक्त प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया था और कहा था कि जो बंदा रेपिस्टों का वेलकम करता है, रेप के केस में जेल काट रहे लोगों की सज़ा कम कर दी जाती है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो उनकी वेलकम करने वाला, उनकी तायद करने वाले बंदे को आज आप जो है पार्लियामेंट में मिनिस्टर बना रहे हैं तालीम का। कितने अफसोस की बात है, कितना बड़ा अलमिया है ये। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया है सवाल, ये मामूली बात नहीं है रियाज साहब। अरे एक तो BJP RSS के लीडर ने सज्जाद साहब केरला से जिसका ताल्लुक है, उसने कहा कि लड़कियों को रेप का मजा आता है। कितनी शर्म की बात है, इस तरह कोई बात कहता है? RSS का लीडर केरला का बोल रहा है, इस तरह की जो है घिनौनी कमेंट कर रहा है। मोदी रोते हैं कि मुझे गाली दी, मेरे माँ को गाली दी और जो है फिर भी मैं माफ़ करता हूँ। तो पवन खेड़ा कह रहे थे कि ये तो वही बात हो गई कि जो है चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। अब देखिए आप, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा, देखिए मुख्तलिफ बयान अभी आ रहे हैं रिएक्शन, जैसे कीर्ति आज़ाद का बयान आया, अरविंद केजरीवाल का बयान आया, प्रशांत किशोर का भी बयान जो है इस सिलसिले में आया। प्रशांत किशोर ने भी जो अभी जीत के आए हैं, उन्होंने भी मजम्मत की कि वज़ीर आज़म कौन होते हैं माफ़ी देने वाले। बच्चों पे लाठी चलाई, बच्चों पे मुकदमात दायर किए गए, बच्चों को जेलों में बंद किया गया, पेपर लीक के मामले पे, रोजगार के मामले पे पैलेट गन गोली चलाई गई, बिल्कुल पैलेट गन चलाई गई, सब कुछ किया गया। फिर वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं माफ़ करता हूँ। जी जी, वो बहुत ही गलत बात है। वज़ीर आज़म को माफ़ नहीं करना चाहिए, बल्कि वज़ीर आज़म को मादरत खाई करनी चाहिए बच्चों से। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कांग्रेसी कायदीन ने ये मुतालबा किया है और दूसरे कायदीन ने मुतालबा किया है। वैसे नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बदनाम ज़माना मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लज्जा इसकी नावल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई और चीज़ें उसने लिखी हैं और इंतहाई गुस्ताखी करती हैं। तो बहरहाल 19 साल बाद वो मगरबी बंगाल पहुंची और आपको यही बता दूं कि वहाँ उसने क्या कहा। वहाँ उसने कहा कि दीनी मदारिस का वजूद ख़त्म कर देना चाहिए, ये तस्लीमा नसरीन कहती हैं, और उनकी जगह सेक्युलर स्कूल्स कायम किए जाएँ, ये भी तस्लीमा नसरीन का ख्याल है। और वो भी कहती है, एक अहम बात है इसमें, नुक्ता भी है कि तमाम नहीं उन्हीं मदारिस में, बाज़ ऐसे मदारिस हैं जहाँ पर नाम नेहाद मदारिस हैं, जहाँ पर जिहादी तैयार किए जाते हैं। उसने यहाँ डर के मारे ये कहा कि भाई पूरे मदारिस नहीं, कुछ ऐसे मदारिस हैं जहाँ पर नाम नेहाद जिहादी तैयार किए जाते हैं। और मदारिस में बच्चों को गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत सिखाई जाती है, ये तस्लीमा नसरीन कहती हैं। सबसे पहले तस्लीमा नसरीन को के बारे में आपको बता दूं कि ये बेचारी जो है फ्री सेक्स की हामी है। अब हालत इसकी देख लीजिए, उसके बाद इसके जो नज़रियात हैं उस पर भी आप गौर कीजिए, क्योंकि खातून है, खातून के साथ हम एहतराम से पेश आते हैं। तो ये कहते हैं कि बेचारी जिस अंदाज में बात कर रही है, कोई नफ्सियाती या जहनी तौर पर बीमार खातून बात करती है, उस तरह ये बात कर रही है। अब मदारिस की बात कीजिए, हिंदुस्तान में आपको बता दूँ कि
अगर देखा जाए तो कम अज़ कम मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 करोड़ मुसलमान हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक बोल रहा हूँ, वरना अगर गैर सरकारी आदत शुमार अगर आप देखेंगे तो 35 करोड़ मुसलमानों की आबादी है 145 करोड़ में से। तो बहरहाल तस्लीमा नसरीन को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, उसके बावजूद यहाँ जो हिंदुस्तान के जो मुसलमानों के बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि 2 से लेकर 3% बच्चे ही मदरसा जाते हैं। और मदरसे में क्या तालीम दी जाती है? अमन की तालीम दी जाती है। मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती है। और कुरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। लेकिन अफसोस कि ये बेचारी इस तरह की बातें कर रही है सज्जाद साहब, तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत को खुश करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए जो है अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करेगी उसकी तो नस्ल पे जो है सवाल उठेंगे, उसके तो जो है हलाल होने पे सवाल उठेंगे, जी जी, उसके जो है उसकी पैदाइश पे सवाल उठेंगे। अब ये जो है 19 साल बाद बीजेपी की हुकूमत में आती है कोलकाता। जी हाँ, बीजेपी कहती है एक जो है एक तंजीम है वहाँ की जो आज़ादी की हामी है, मतलब इजहार आज़ादी, इजहार ख्याल की आज़ादी, इजहार ख्याल की आज़ादी जी, की हामी है। वो तंजीम जो है बाज़ाब्ता तस्लीमा नसरीन को दावत देती है एक सेमिनार में शिरकत की, और वो पहुंचती है, पूरी सिक्योरिटी के साथ उसको लाया जाता है। और वहाँ के बीजेपी के जो सदर हैं, रियासती सदर, वो कहते हैं कि सबको आने की जो है, हमारे पास जो है ये ममता दीदी का बंगाल नहीं है, ये बीजेपी का बंगाल है, हमारे पास सबको जो है आज़ादी मिलेगी, सबको जो है हम वेलकम करेंगे। तो सबको वेलकम करने की बात कर रहे हैं, सबकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? सवाल ये है, जब सारी दुनिया तस्लीमा नसरीन और उसकी जो है किताब पे एतराज़ करती रही है और कई मुल्कों में तस्लीमा नसरीन के दाखिले पे पाबंदी है, तो फिर हम कौन होते हैं इस महज इसलिए कि मुसलमानों को चिढ़ाया जाए, महज इसलिए कि मुसलमानों को ज़ख्म पहुँचाई जाए, महज इसलिए कि मुसलमानों को मुश्तइल किया जाए, महज इसलिए कि जो है आप अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करें। आज देखिए, आज आपकी इसी सोच, इसी शरंगेज़ी और इसी शरपसंदी का नतीजा है जी जी जी, कि बच्चे सड़क पे हैं। बिल्कुल बच्चे एक से एक गाली दे रहे हैं। ऐसी गालियां तो शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी तारीख, हिंदुस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए आप, अंग्रेज़ों के दौर में भी शायद इस तरह का जो है एहतजाज हुआ नहीं होगा जो एहतजाज हमने जंतर मंतर पे मौजूदा हुकूमत के ताल्लुक़ से देखा है। अब ये नविश्ता दीवार है, आपको संभलने के बजाय आप अपनी जो है रविश, अपनी डगर बदलने की नहीं कोशिश करेंगे तो फिर आगे क्या हालात होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल नाज़रीन, इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस पर लोग गालियाँ देने लगे। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।